हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका बीजीसी में, यानी बिहार ग्लोबल क्लासेस में। आप देख रहे हैं बिहार ग्लोबल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम अ, आगामी जो परीक्षा होने वाली है, बीपीएससी का 72 नंबर का जो है, 72वीं का और एईडीओ का और बिहार सचिवालय यानी बिहार एसएससी का। तो इस एग्ज़ामों को अ, मद्देनज़र रखते हुए एक सेशन लेके अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे आपको सभी विषयों की जानकारी जो है और सब्जेक्ट में जो विस्तृत एवं संपूर्ण जो ज्ञान है, वो का पिटारा खुलेगा। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा और एन्जॉय करते रहिएगा। टेंशन लेके ना पढ़ें। अ, टेंशन में किया हुआ काम सब चीज़ बेकार होता है और अगर मुस्कुराने से अगर फ़ोटो अच्छा आ सकता है, पिक्चर अच्छा आ सकता है, तो क्या खुलकर हँसकर ज़िंदगी जीने से अच्छा नहीं होगा? जब एक स्माइल से फ़ोटो की खूबसूरती बढ़ जाती है, तो क्या आप मुस्कुराकर कोई चीज़ों को अगर करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या किसी भी काम को करते हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो उच्च होता है और कोई कार्य करने में क्षमता आ आ ही जाता है। तो इसी के साथ हम एक सेशन जो कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये सेटिंग की वजह से कहीं-कहीं रिकॉर्ड किया हुआ पूरा अधूरा रह जा रहा है। किसी में आवाज़ कम है, किसी में वीडियो में वाइब्रेट ज़्यादा आवाज़ का है, साउंड थोड़ा मतलब अलग तरीक़ा से दिख रहा है, लग रहा है, सुनाई पड़ रहा है। तो वो सब तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, होते रहेगा। लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले हैं। देखते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। जो कुछ ये जब ब्लड का जो जितना भी उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद अ, अगले जो अगला जो टॉपिक होगा उसपे बताया जाएगा कि किस बारे में आ रहा है। फिज़िक्स का भी बचा हुआ है। अभी सेटअप समझिए कि ये सब चेक हो रहा है अभी। ये अभी क्लास तो शुरुआत हुआ ही नहीं। ये सभी चीज़ें अभी देखा जा रहा है। कोई भी मान लीजिए कोई ऐप लॉन्च होता है, चाहे कोई भी पोर्टल लॉन्च होता है, पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है। समझिए अभी टेस्टिंग है, कभी किसी में साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब पूर्ण रूप से देखते हैं कि आप जैसे ही मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में, तो आपको कुछ न कुछ आपको इसमें अपग्रेड मिलेगा। वही अपग्रेड जब कुछ हद तक सुधर जाएगी, तो क्लासें भी रेगुलर हो जाएगी और उसमें कंटेंट भी आपको देखने को और बेहतरीन मिलेगा। इसी के साथ आज लाजवाब क्लास के साथ शुरू करेंगे। देखते हैं। तो देखिए आज हम बायोलॉजी के खंड में ब्लड चैप्टर का जो कुछ हिस्सा जो है वो छूट गया था। कुछ हिस्सा को कल अपलोड भी किया गया है। जो डब्ल्यूबीसी था, आज हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी होता क्या है? आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, यानी कि इसका तो पूरा रूप में है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल और इसका और नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। एक दिन रूट वर्ड को लेकर के आएंगे। देखिए एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। साइट का मतलब होता है तो लाल रक्त कोशिका। किसी के फुल फॉर्म जान लिए, उसका नाम जान लिए और कितने नाम होते हैं। आरबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, उसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं और एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ये जो आरबीसी है, इसका जन्म कहाँ होता है? आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, लाल, लाल अस्थि मज्जा। बोन, बोन मतलब अस्थि हो गया। तो आपको बताए थे कि दो तरह के बोन बोन मैरो होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं। येलो वाला से वसा का निर्माण होता है
और जो ये रेड होते हैं, रेड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं और इसका जो निर्माण होता है, वजन कम होता है रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन तक होता है। कितना होता है? 120 दिन। ये सब अभी चल रही है जो नॉर्मल आदमी भी जानते हैं। जब किताबें की बात जब हमसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसके बाद वाली जो बात होगी वो थोड़ा अलग रहेगा। ये सब तो अभी नॉर्मली चल रहा है, कहाँ बनता है इसका क्या बोलते हैं, मृत्यु कहाँ होता है, और इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन को, स्प्लीन स्प्लीन को मतलब होता है लीहा। इनका मतलब क्या होता है? लीहा। ये सारी चीज़ें अभी ये जनरल है, कोई भी व्यक्ति आज जानता है कि ये आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी के जीवन काल कितने होते हैं, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, मृत्यु कहाँ होता है, कितने दिनों का होता है इसका जीवन काल। तो अब जो बात आती है वो बात आती है जो हम वीडियो बना रहे हैं जिसका मकसद है, वो अब बात आती है। बताइए कि आरबीसी जो है, आरबीसी में आरबीसी में रेड क्यों होता है? ये बात है, रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता क्या है? पहले इसके बारे में जाएंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद वहाँ हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वर्णक है, जो रेड होता है। और यही चीज के कारण हमारा जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड होता है। और इसी में पिगमेंट, ये जो पिगमेंट है ये वर्णक है, इसी वर्णक के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है। आरबीसी, आरबीसी में यही वर्णक के कारण हमारा ब्लड का होता है लाल होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की संरचना देखिए, हीमोग्लोबिन की जो संरचना है, वो हीमोग्लोबिन की संरचना 4 चेन से बनी है, 4 चेन से। क्या होते हैं? तो अल्फा चेन का नाम दिया गया है और दो बीटा चेन का नाम दिया गया है। जो बीटा चेन होते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ये दोनों चेन, ये दो चेन, ये दो चेन, ये दोनों मिल के क्या बनते हैं? 4 चेन। 4 चेन जो है वो हीमोग्लोबिन के संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डीप में जाएंगे तो इसमें क्या क्या होते हैं चीज़ें पढ़ना है, लेकिन हम लोग को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, नीट के है नहीं कि आगे पढ़ा जाए, इसको ज़रूरत ही नहीं है उतना का। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हम सीखते जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। अभी अभी कुछ देखिए, जो दो बीटा होते हैं, दो बीटा चेन है, बीटा कोशिका अलग है, बीटा चेन अलग है। बीटा कोशिका जो है वो पेनक्रियाज में वो जो निर्माण करता है हार्मोन, वो आगे बढ़। लेकिन ये जो बीटा चेन है, ये बीटा चेन जो है ये कहते हैं इसमें परिवर्तन हो जाता है। इस इसमें परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि एक बीमारी होती है। बीटा चेन में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण एक बीमारी होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है, एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो सकता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है? क्या होती है कि जो अभी नॉर्मल जो ब्लड होते हैं, नॉर्मल जो ब्लड होते हैं वो, नॉर्मल जो ब्लड होते हैं इसका आकार जो होता है, इसका जो आकार होता है बाइकॉन्केव होता है। इसका आकार कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। इसका आकार बाइकॉन्केव होते हैं। और ये टॉप व्यू से है इसका
और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये कैसा दिखाई देते हैं? रेड दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ये कैसा दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। अब क्या होता है, बाइकॉन्केव होने के कारण इसका आकार इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसका आकार तो क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाने से इस आकार में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हंसिया आकार के हो जाते हैं। किस आकार के हो जाते हैं? हंसिया, हंसुआ काटने वाला होता है ना, हाँ, वो हंसुआ के आकार के हो जाते हैं। तो बोले कि ये आकार होने से क्या होता होगा? कुछ तो नहीं होता होगा, ये आकार ऐसे है तो ऐसे हो गया, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ये ब्लड है, ये वेन है, नस है, मादा में हो आर्टरी कुछ भी हो, तो इसमें देखिए ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या होती है जब ऐसे से जा रहा है, तो क्या होगा कि ये ऐसे आकार वाले आगे जाके कहीं फंस सकते हैं, तो ये ब्लॉक कर सकता है। आगे जाके क्या कर सकता है, ये पूरे रास्ता को जाम कर सकता है, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन परिवहन होगा अवरुद्ध हो जाएगा। जब ऑक्सीजन परिवहन अवरुद्ध होगा तो समझ सकते हैं कि इंसान कोई भी वो जीवित नहीं रह सकता। तो इसीलिए इसमें एक बैड ब्लॉक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, कहीं कहीं ब्लॉक हो गया तो ये इसी कारण ये इसका कैसा हो जाता है, ये अनुवांशिक बीमारी, ये अनुवांशिक बीमारी, मानसिक बीमारी है। आपको पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया बोला कि सुनने के लिए पूछ सकता है कि इनमें कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है। तो हो सकता है कि वैसा ऑप्शन आए जो सिकल सेल एनीमिया से संबंधित हो। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया जो है आनुवांशिक बीमारी है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो सकता है। इसका आकार कैसा हो जाता है? हाशिया आकार का हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल जो आरबीसी होती हैं, ये आरबीसी जो होते हैं नॉर्मल, उसका आकार होता है बाइकॉन्केव होता है। लेकिन जब इसका ये बीटा हीमोग्लोबिन के बीटा चैन में इसमें परिवर्तन हो जाने के कारण इसका जो आकार होता है हंसियाकार का हो जाता है। हंसियाकार हो जाने से ये वेन में, आर्टरी में ये ब्लॉकेज कर सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कि इस तरह का बैठ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? ब्लॉक कर जाएगा। तो यही बीमारी है जो सिकल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन में है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है कितना होती है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बड़ा वाला एच, छोटा वाला बी, एच बी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम वही है जो आरबीसी का काम है। आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो इसका भी काम है वही, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर फिर लाना। यही काम है इसका, परिवहन करना। अच्छा, एक मेन बात है कि जो आरबीसी में होते हैं, आरबीसी में आरबीसी में जो ये आकार है ये आरबीसी का जो आकार है ये देखिए अभी धीरे धीरे सिस्टम को समझने में टाइम लग रही है। देख सकते हैं कि कितना परेशानी होती है, फिर अगर वो चीज़ें हम समझ लेंगे परेशानी चीज़ें धीरे धीरे हम समझ लेंगे तो इससे परेशानी कम होगी। ये जो हम रखे हैं पिक्चर रखे हैं, ये समझने में आगे हमको लगेगा। हाँ देखिए, आरबीसी का जो आकार होते हैं, आरबीसी का जो आकार होता है, पहले रेड पेन से क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रेड पेन जो है आरबीसी हम पढ़ रहे हैं, तो जो जिस आकार का होता है, जिस कलर का होता है, उसी कलर से हम पढ़ रहे हैं, रेड से। ठीक है। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो क्या होता
इस तरह का होता है। इस तरह के होने से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो बोले कि ऐसे क्या होता है? होने ना होने से उससे क्या मतलब है? पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इससे क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपके रूम में आप चल रहे हैं, तो मैंने बोला कि इसमें दौड़िए, टहलिए। तो टहलने के लिए आप आराम से टहल सकते हैं, लेकिन अगर यही इसमें कुछ अवरोधक रख दिया जाए, जैसे हमारा टेबल रख दिया जाए, कुछ वस्तु रख दिया जाए, तो बोले आप तेज़ी से चलिए, आप चाहे चल के दिखाइए। तो अवरोध होगा कि नहीं होगा? उसका विरोध करेगा कि नहीं? तो इसी कारण इसमें क्या होता है कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया रहित होते हैं। रहित मतलब रहना नहीं होता, नहीं होते हैं। युक्त मतलब रहना होता है। तो बताइए कि इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, तो अपवाद है। अपवाद एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन में जो है ऊँट ऊँट और लामा ऊँट और लामा में ये चीज़ें होती है यानी कि इसमें केंद्रक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हम लोग जो है इसमें आरबीसी में आपको कथन में आएगा कि क्या आरबीसी में केंद्रक होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। व्यस्क मनुष्य में आरबीसी में केंद्रक होते हैं? तो बोलिएगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? तो नहीं। ये सब डीप वाली सवाल है। आप पढ़ेंगे, पहली बार अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये केंद्रक उसमें होता है, नहीं होता है, उसे कैसे मालूम चलेगा? तो वही चीज़ें हैं जो रूम वाला बात याद रखिएगा आपको। एक्सेप्शन में क्या है? ऊँट और लामा। ऊँट और लामा में क्या होते हैं कि आरबीसी होते हैं और केंद्रक भी। लीजिए, देखिए, ऊँट और लामा की बात हो गई। अब बात आती है आगे कि आरबीसी में जो होते हैं, किस वर्ण के कारण लाल होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के संरचना में देखिए कि 100 ml मात्रा नहीं देखें हीमोग्लोबिन में। देखिए यहाँ पे मात्रा लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा मात्रा मतलब कितना होता है? आप जाँच करवाएँगे तो आप देखेंगे कि 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। 12 से 16 ग्राम 1 डेसीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर। ठीक है? हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितने होते हैं? 100 ml में कितने होते हैं? ब्लड में होते हैं 12 से इतना ग्राम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देख लिया आपने, मात्रा को देख लिया। अब बात आती है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं जब हम ऊंचाई पे जाते हैं ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा अ, ऊंचाई पे जाने से ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो ऊंचाई पे आप देखते होंगे कि ऊंचाई पे जाते हैं तो देखिए कैसा चेहरा हो जाता है। देखिए ऊंचाई पे जाते हैं तो देखिए चेहरा कैसा कैसा चेहरा रहता है ऊंचाई पे जाने से। ऊंचाई पे जाने से चेहरा लाल हो जाता है। चेहरा कैसा हो जाता है? लाल। चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो चेहरा लाल होने का कारण क्या है? इसका रीजन जानेंगे तो आप बताएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। तो आप देखिए, सुनिए, समझिए। ये चेहरा जो लाल है, ये ये जो लाल है, इसमें जो लाल है, चेहरा लाल क्यों है?
आप देखिए बताते हैं आपको कि ये लाल हुआ कैसे, चेहरा लाल हुआ कैसे? देखिए। देखिए, जब हम ऊँचाई पे चलते हैं, ऊँचाई पे जाते हैं, तो ऊँचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, ऊँचाई पे जाने से ऊँचाई पे जाने से क्या होता है? देखिए, जब हम ऊँचाई पे जाते हैं, तो ऊँचाई पे जाने से क्या होता है कि ये जो वहाँ पे अ, हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, तो ऐसा क्या होता है? तो आपको मालूम है कि जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ते जाएँगे, तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो ऑक्सीजन जो है, वो लिक्विड में घुलने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है, इसके लिए 12th क्लास में एक लॉ है, जिसका नाम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि यदि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, तो गैसों की लिक्विड में घुलने की क्षमता अधिक होती है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो गैसों गैसों को लिक्विड में घुलने की क्षमता कम होती है। जब प्रेशर कम, तो घुलने की क्षमता कम, जब प्रेशर ज़्यादा, तो घुलने की क्षमता ज़्यादा। देखिए, क्या है कि हेनरी ला कहता है कि हेनरी ला कहता है कि आपके ये अथी अ, वायुमंडलीय जो प्रेशर होते हैं, वो क्या होते हैं कि इसमें देखिए तो एक बार है, उसको किसमें मापा जाता है? बार में। एक बार है, तो इसमें एक बार प्रेशर पड़ रहा है, इसमें 2 बार प्रेशर है। तो 2 बार प्रेशर है, तो एक बार प्रेशर में देखिए तो गैस कितना घुला हुआ है? 3 कण घुले हुए हैं। इसमें देखिए तो 2 बार है प्रेशर, तो उसमें कितना कण घुले हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 देखिए तो इसमें कितने घुले हुए हैं? 6 घुले हुए हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उसमें उतना ही गैसों में घुलने की क्षमता अधिक होगी। इसमें प्रेशर कम है, तो गैसों की घुलने की क्षमता कम होती है। क्या होता है कि जो हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, घुलता कम है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको ज़्यादा पड़ती है। वहाँ जाने से साँस फूलने लगता है, साँस फूलने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जल्दी-जल्दी की ज़रूरत पड़ता है, तो किसी का हाँफने लगता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर किडनी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है, वो क्या करता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो सके और उसी से हमारा कोशिकाओं में भोजन बन सके, सभी शरीरों में, सभी भागों में उसका वितरण हो सके, जा सके, ऑक्सीजन का आवागमन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना हो। तो इसके लिए चेहरे कैसे हो जाते हैं, इसी के चलते चेहरे कैसे हो जाते हैं, लाल होता है, क्योंकि आरबीसी की संख्या जैसे ही लाल होगा, तो क्या होगा कि चेहरे कैसे हो जाएँगे, लाल हो जाएँगे। जब चेहरे लाल होंगे, तो आप देखेंगे कि उसका चेहरा लाल-लाल दिख रहा है, इसका मतलब वो ऊँचाई पे है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऊँचाई वाले के ही लाल रहेगा, इधर भी लाल रहते हैं। ठीक है? तो ये क्या कारण है? देखिए, जब ऊँचाई पे चढ़ते हैं, तो एक नियम देखिए आपने, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ के बारे में समझें। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कमी रहने के कारण क्या हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाते हैं खून की कमी से, और आपका थकान हो सकता है, आप सुस्त रह सकते हैं, साँस लेने में परेशानी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाना, लाना काम जो है, जो परिवहन का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन में ही करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कार्य है, वही कार्य। तो इसकी मात्रा को देख लिया आपने, हेनरी लॉ समझ लिया, और ऊँचाई पे जाने के बाद क्या होती है, तो इसका जो होता है कि हम लोग का चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। चेहरा लाल तो आपने समझ लिया, और इसका आकार भी आपने देखा कि द्वि अवतल होते हैं, यानी कि कॉनकेव द्वि अवतल होते हैं। आप ये सभी जानकारी देख ली है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखेंगे कि हीमोग्लोबिन से एक सवाल अभी आप सवाल देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सवाल दिया था, जो पूछा था कि ब्लड में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होते हैं? 2 सवाल इसमें होता है, ब्लड में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं और पानी में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं? दोनों सवाल अलग-अलग हैं, दोनों का जवाब भी अलग-अलग है। देखिए इसमें जो हीमोग्लोबिन के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम ब्लू से लिखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसका और नाम है मिथ हीमोग्लोबिनिया। कितना बड़ा नाम है, मान लीजिए कि आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं लिख दिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं लिखा, अब ट्रेंड एग्ज़ाम का देख रहे हैं, धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन बढ़ने से क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति डीप में पढ़ता है, उसके लिए आज भी उतना ही आसान है, कल भी उतना ही आसान। तो जब पूरा पढ़ा रहता है, मिथ हीमोग्लोबिनिया पढ़ेगा तो उसका दिमागी वैसे हो जाएगा, चकरा जाएगा। इसीलिए सब जानकारी होना ज़रूरी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से जब भी सवाल आए, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का अन्य नाम मिथ हीमोग्लोबिनिया होता है। तो किसकी अधिकता का कारण होता है? जब पानी में पूछेगा, पानी में तो पानी में अधिकता पानी में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होती है? पानी में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। और जो ब्लड में है, ब्लड में ब्लड में आती है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्लस नाइट्रेट, हीमोग्लोबिन नाइट्रेट, हीमोग्लोबिन और नाइट्रेट, हीमोग्लोबिन और नाइट्रेट जब मिलते हैं तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन जब और नाइट्रेट मिलते हैं तो मिक्स हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनते हैं? मिक्स हीमोग्लोबिन। मिक्स हीमोग्लोबिन बनते हैं। जब नाइट्रेट और हीमोग्लोबिन जब ब्लड में मिलते हैं, इसको बोला जाता है मिक्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो मिक्स हीमोग्लोबिन जो अधिकता होती है ब्लड में इसी के कारण होता है मिक्स हीमोग्लोबिनिया और या ब्लू बेबी सिंड्रोम। सवाल लिपि में बहुत बार पूछ चुका है और कहीं पूछ भी सकता है, तो जानकारी रहना ज़रूरी है कि ब्लड में किसकी अधिकता के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं मिथ हीमोग्लोबिन के कारण, और अगर पानी में पूछा जाए तो नाइट्रेट के कारण। अगर मान लीजिए कि सवाल पूछ दिया है ब्लड में ही कुछ भी हो, लेकिन अगर मिथ हीमोग्लोबिन नहीं है तो नाइट्रेट मार्क करेंगे तो सही आंसर। तो आपने देख लिया कि ब्लड में जो है कैसे क्या होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने में आप देखेंगे कि प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स क्या क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी कि विमाणु। थ्रोम्बोसाइट यानी कि विमाणु की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जब ये बात आ गई है तो देखिए कि ये काम क्या करता है। इसका प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है प्लेटलेट्स का काम क्या है? थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का काम क्या है?
थका जमाना, थका जमाना है इसका काम, थका जमाना। ये इसका काम क्या है? जम का काम क्या है? थका जमाना। जब थका जमता कैसे है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, देखिए बताते हैं। देखिए क्या है, ये वेन आर्टरी है, इसमें रक्त प्रवाहित हो रही है, ब्लड बह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से कट, यहाँ से कट, तो क्या होता है कि जब शरीर से रक्त निकलता है बाहर, तो यहाँ पे पहला जो काम करता है, पहला काम करता है, यही काम करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काम करता है, प्लेटलेट्स का काम करता है कि इसके जो है, जहाँ बह रहा है, उसके अंदर ये जाली जैसा बना, के अंदर कौन बनाता है जाली जैसा? ये जैसे मान लीजिए घर में, गाँव देहात में, कोई कहीं भी हो, अगर मैंने झगड़ा होता है, तो झगड़ा है तो कोई आदमी आगे आगे जा रहा है, तो पीछे पीछे से कोई खिड़की से कहीं कहीं से हुलाक को देखते हैं, हुल्की मार के देखते हैं कि देखिए कौन जा रहा है। तो जब ये जाते हुए देखता है ये, तो कौन आदमी है वो सजग हो जाता है, दूसरा आदमी, जिसका नाम है विटामिन के। आपने विटामिन के का नाम सुना होगा कि विटामिन के की कमी से आपको रक्त का थक्का जमने में परेशानी हो सकती है। तो जब प्लेटलेट्स जाते रहता है, देखता है कि कहाँ ब्लड बहा है, वहाँ प्लेटलेट्स पहुँचता है, प्लेटलेट्स को देख जाते हुए देखते हुए विटामिन के तैयार हो जाता है, सजग हो जाता है। जब ये सजग होता है, तो क्या होता है, हमारा यकृत से 13 ब्लड क्लॉटिंग निकलते हैं, 13 थक्का कारक निकलते हैं, 13 थक्का कारक निकलते हैं, 13 थक्का कारक निकलते हैं, और ये सभी मिल करके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। चल बिछा, 13 थक्के कारकों में ही कौन होता है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिनोजन को जो सोया हुआ था उसको थ्रोम्बिन जगाता है, और उससे क्या बनता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन जो बनता है, तो यही इसी में थक्का जमाता है। तो कौन कौन काम आया, प्लेटलेट्स काम आया, और ये विटामिन के काम आया, और बोले लीवर से हमें क्या मिलती है, 13 थक्के कारक मिलते हैं, जो तीनों मिल के क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, थक्का जमाते हैं ब्लड को। तो बताइए कि शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो शरीर में हम बताए हैं, कल ही बताए हैं कि हमारे शरीर में ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत एक ग्रेनुलोसाइट में एक क्या होते हैं, बेसोफिल होते हैं। बेसोफिल जो होते हैं हिपेरिन का निर्माण करते हैं। हिपेरिन जो है प्राकृतिक थक्का रोधी है। उसको क्या काम है कि शरीर के अंदर अगर हिपेरिन है, तो अब जो ब्लड रन कर रहा है जमेगा नहीं, उसी के कारण ब्लड जो है यहाँ वहाँ से धाएँ-धाएँ, इधर से उधर परिवहन करता है। अगर वो हिपेरिन नहीं रहेगा, तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग होने से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। ये अंततः इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो हिपेरिन का काम क्या है? शरीर के अंदर जो है क्या करता है कि जल को जमने से रोकता है। हिपेरिन, हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? बेसोफिल में। बेसोफिल क्या है? तो बेसोफिल जो है डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। जो ठोस होता है आरबीसी में, आरबीसी है, ठोस है, और डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसमें ठोस करीब मात्रा है, इसका परसेंटेज 45% होता है, और 55% प्लाज्मा होता है। तो हमने बहुत चीज़ जानकारी पीछे अध्ययन कर चुके हैं, तो इसका रिकैप करा देते हैं, और कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि ये इसका दोनों में अंतर है कि आंसर सेम है। इसका आपको जवाब, इसका आप जवाब दे दीजिएगा कि ये दोनों एक ही है या दोनों का अलग अलग सेंस है। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय।